पाठ्यपुस्तक स्पर्श पद्यखंड कक्षा 10वीं पाठ पर्वत प्रदेश में पावस। पाठ के अतिरिक्त प्रश्नोत्तर प्रस्तुति समग्र हिंदी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, पर्वत से गिरने वाले झरनों की विशेषता लिखिए। उत्तर, वर्षा ऋतु में पर्वत से गिरने वाले झरने पूरे जोश और उमंग में तेज आवाज के साथ बहते हैं। गिरते समय वे मोतियों की लड़ियों जैसे दिखते हैं। प्रश्न 2, पर्वत प्रदेश में पावस कविता में तालाब की तुलना किससे की गई है और क्यों? उत्तर है, तालाब की तुलना विशालकाय दर्पण से की गई है क्योंकि तालाब में पर्वतों का प्रतिबिंब दिखाई देता है। प्रश्न 3, पहाड़ पर उगे पेड़ों के बारे में कवि ने क्या कहा है? उत्तर, पहाड़ पर उगे पेड़ों के बारे में कवि कहता है कि ये पेड़ अपनी उच्च आकांक्षाओं से आसमान की ओर बिना हिले डुले एकटक देख रहे हैं। उनको देखकर ऐसा लगता है मानो वे किसी चिंता में मग्न है। प्रश्न 4, अचानक पर्वत बादलों के पंख लगाकर उड़ गया, कवि ने ऐसी कल्पना क्यों की है? उत्तर, अचानक बिजली की चकाचौंध के कारण एक क्षण के लिए पहाड़ दिखाई नहीं देते तो ऐसा लगता है कि पहाड़ चमकीले पारे के पर लगाकर उड़ गए। प्रश्न 5, पर्वत प्रदेश में पावस के दृश्य को कवि ने इंद्रजाल क्यों कहा है? उत्तर, वर्षा ऋतु में प्रकृति पल पल अपना रूप बदलती रहती है। कभी तेज बारिश तो कभी बिजली का चमकना, कभी बादलों का छाना तो कभी धूप का निकलना, इसलिए कवि ने इसे इंद्रजाल अर्थात जादू कहा है। प्रश्न 6, सहस्रदीर्घ सुमन से क्या तात्पर्य है? कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया होगा? उत्तर है, सहस्रदीर्घ सुमन का तात्पर्य है हजारों फूल रूपी आंखें। इस पद का प्रयोग कवि ने पहाड़ों पर खिलने वाले फूलों के लिए किया है। प्रश्न 7, बहते हुए झरने की तुलना कवि ने किससे की है और वे किसका गुणगान कर रहे हैं? उत्तर, बहते हुए झरनों की तुलना कवि ने मोतियों की लड़ियों से की है और वे पहाड़ों के गौरव का गुणगान कर रहे हैं। प्रश्न 8, पर्वत प्रदेश में पावस की सार्थकता पर अपने विचार प्रकट कीजिए। उत्तर, इस कविता में वर्षा ऋतु में पहाड़ी क्षेत्रों में प्रकृति के क्षण प्रति क्षण परिवर्तन का मनोहारी चित्रण किया गया है। कवि वैसा ही चित्रण किया है जैसा कि वर्षा ऋतु में होता है। साथ ही साथ कवि ने प्रकृति के विभिन्न क्रियाकलापों को विभिन्न प्रतीकों के रूप में प्रस्तुत किया है जो सार्थक सिद्ध होता है। प्रश्न 9, पर्वतीय प्रदेश में इंद्र अपनी जादूगरी किस तरह दिखा रहा था? उत्तर, कभी तेज बारिश तो कभी बिजली का चमकना, कभी बादलों का छाना तो कभी धूप का निकलना, झरनों का तेज आवाज के साथ बहना, चारों ओर धुंध छाना, कभी धुआं सा उठना। इन परिवर्तनों को देखकर लगता कि इंद्र अपनी जादूगरी दिखा रहा है। प्रश्न 10, पर्वत प्रदेश में पावस के आधार पर प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों का उल्लेख अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर है, कभी बादल छा जाते हैं तो कभी बारिश होने लगती है, कभी अचानक से बिजली चमकने लगती है, कभी इतनी तेज वर्षा होती है कि चारों ओर धुआं सा उठता दिखाई देता है, पहाड़ों पर फूल खिल जाते हैं, तालाबों में पहाड़ों का प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है, चारों ओर हरियाली छा जाती है। प्रश्न 11, पंत जी बाल सुलभ कल्पना के कवि माने जाते हैं। पर्वत प्रदेश में पावस कविता में उन्होंने बादलों के पंख लगाकर पहाड़ का उड़ना चित्रित किया है। पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा के समय बादलों से जुड़े कुछ अन्य बाल सुलभ दृश्य भी क्या हो सकते हैं? विचार करके लिखिए। उत्तर, वर्षा के समय आसमान में ढेर सारे बादल उमड़ते घुमड़ते रहे जो विभिन्न आकार प्रकार के होते हैं, जिनको देखने पर कभी वे हाथी तो कभी शेर लगते हैं, कभी नाव तो कभी कार लगते हैं। बच्चे अपनी अपनी कल्पना से उसका रूप निर्धारित करते हैं। प्रश्न 12, पर्वत प्रदेश में पावस कविता के अनुसार वर्षा ऋतु में पर्वत प्रदेश में प्राकृतिक सौंदर्य कई गुना बढ़ जाता है, परंतु पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के दैनिक जीवन में क्या कठिनाइयाँ उत्पन्न होती होगी? उनके जीवन के विषय में अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर है, वर्षा ऋतु में पहाड़ों के रास्ते फिसलन भरे और अवरुद्ध हो जाते हैं, बाढ़ का खतरा बना रहता है, पहाड़ों के टूटकर गिरने का खतरा होता है, कई लोग कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकल पाते, उन्हें खाने पीने व अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी हो जाती है।
प्रश्न 13, विशाल पर्वत का हृदय भी इतना विशाल है, उसने अपने आप में बहुत कुछ समाहित किया है। आपको पर्वत में कौन से गुण परिलक्षित होते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पर्वतों का आकार करधनी के समान होता है। पर्वत विभिन्न खनिज संपदाओं से पूर्ण होते हैं। पर्वतों पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। पर्वतों पर कई जीव जंतुओं का बसेरा होता है। पर्वत वर्षा कराने में सहायक होती है तथा पर्वत से झरने बहते हैं। प्रश्न 14, कविता में पर्वत को कौन सा मानवीय कार्य करते हुए दर्शाया गया है। उत्तर, कविता में पर्वत को अपनी फूल रूपी आंखों से नीचे तालाब में अपने विशालकाय आकार के प्रतिबिंब को निहारने का मानवीय कार्य करते हुए दर्शाया गया है। प्रश्न 15, शाल के वृक्ष क्यों भयाकुल होते दर्शाए गए हैं, अपने शब्दों में कवि की कल्पना को व्यक्त करो। उत्तर, अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी, ऐसा लगा मानो अंबर धरती पर टूट पड़ा है, जिस कारण पेड़ दिखाई देना बंद हो गए। तो कवि कल्पना करता है कि शाल के वृक्ष बारिश से डरकर धरती में छिप गए हो। प्रश्न 16, कविता में कवि की पर्वत के प्रति कल्पना अत्यंत मनोरम है, कैसे, स्पष्ट करें। उत्तर, कविता में कवि ने पर्वत के प्रति अत्यंत मनोरम कल्पना की है कि पर्वत पर उगे हजारों फूल उसकी आंखें हैं और पर्वत अपनी उन फूल रूपी आंखों को फाड़ फाड़ कर नीचे तालाब में अपने विशालकाय आकार के प्रतिबिंब को निहार रहा है। प्रश्न 17, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों से चुनकर लिखिए। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। पहला, पावस ऋतु कहते हैं ग्रीष्म ऋतु को, ख पतझड़ को, ग वर्षा ऋतु को, घ शीत ऋतु को। उत्तर है ग वर्षा ऋतु को। दूसरा, उपर्युक्त पंक्तियों में कवि ने पर्वत की आंखों की संज्ञा किसे दी है। विकल्प है पेड़ पौधों को, पत्थरों को, झरनों को, पर्वत पर खिले फूलों को। उत्तर है घ पर्वत पर खिले फूलों को। तीसरा है दर्पण सा किसके लिए प्रयोग किया गया है। विकल्प है पर्वतीय झरनों, नदियों, पर्वत के नीचे फैले सरोवर, शीशे। उत्तर है पर्वत के नीचे फैले सरोवर। प्रकृति प्रतिपल अपना रूप क्यों बदल रही है। विकल्प है क क्योंकि यह प्रकृति का नियम है, ख प्रकृति बदलती रहती है, ग बादलों और धूप की आंख मिचौनी के कारण, घ धूप के कारण। उत्तर है का क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। पांचवा है इस कविता में कवि ने किसका सजीव चित्रण किया है। विकल्प है प्रकृति का, बादलों का, पावस ऋतु का, झरनों का। उत्तर है ग पावस ऋतु का। धन्यवाद।